तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार प्रभास की लेटेस्ट मूवी राजा साहब के बारे में। ये राजा साहब मूवी, जिसका पूरा नाम द राजा साहब है, वो साल 2026 की सुपरस्टार प्रभास की पहली मूवी है। और दोस्तों ये मूवी बेसिकली एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, जिसका रन टाइम भी पूरे 3 घंटे 10 मिनट का है। और क्योंकि दोस्तों हॉरर कॉमेडी मूवीज काफी बढ़िया होती है, इसलिए आप सबको प्रभास की ये वाली मूवी भी काफी पसंद आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप सभी ने अभी तक इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देखा है, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए इस राजा साहब मूवी की पूरी स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आप सभी घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सके। सो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप सब इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर गुड, वेरी गुड या फिर इस मूवी का नाम राजा साहब जरूर लिख देना। एंड अगर वीडियो ज्यादा पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी कर देना। बाकी आप में से अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों राजा साहब मूवी की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है घने से जंगल से, जिस घने जंगल के बगल में एक हाईवे गुजर रहा होता है। एंड उसी हाईवे के ऊपर एक इंसान अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है। उस इंसान को देखकर हमें पता लगता है कि वो एक्चुअली में एक हॉस्पिटल के अंदर एक वार्ड बॉय है, एक ऐसा वार्ड बॉय जो कि मॉर्चरी में काम करता है, यानी कि वो डेड बॉडीज को इधर से उधर करता है। एंड वो इस टाइम पर हॉस्पिटल की वैन को लेकर जा रहा होता है। और साथ ही हमें ये पता लगता है कि वो कुछ टाइम पहले किसी इंसान का क्रियाक्रम करके आ रहा है, और उसी क्रियाक्रम किए हुए इंसान की जो अस्थियां होती है वो उसके पास होती है, जिन्हें लेकर वो कहीं पर ट्रैवल कर रहा होता है। लेकिन फिर रास्ते में वो एक ढाबे पर रुकता है ताकि वो वहां पर खाना खा सके। अब यहाँ ढाबे पर जब वो खाना खाने के लिए रुकता है, तब वो एक इंसान से बात करते हुए मेंशन करता है कि उसके पास एक 500 का नोट है। और उस नोट को दिखाते हुए वो सामने वाले इंसान से कहता है कि जिस मरे हुए इंसान की वो अस्थियां लेकर घूम रहा है, ये 500 का नोट उसे उसी इंसान की जेब से मिला था। और अब क्योंकि वो इंसान मर गया था, इसीलिए उसने उसके 500 रुपए अपने पास रख लिए। लेकिन दोस्तों उसके ऐसा बोलते हुए देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही तेज हवा चलती है और वो 500 का नोट उसी हवा में उड़ने लगता है। हॉस्पिटल का वार्ड बॉय उस 500 के नोट को उड़ते हुए देखकर उसका पीछा करता है, लेकिन वो 500 का नोट उड़ते उड़ते उसे अपने साथ जंगल के अंदर ले आता है, जहाँ फिर जंगल में आने के बाद उसे कई सारी चीजों का एहसास होता है, जैसे मानो उसके आसपास कई सारे लोग हों। इसके साथ ही उसके साथ वहाँ पर कई सारी डरावनी चीजें होती हैं, जो चीजें देखकर उसे एहसास होता है कि शायद से हो ना हो इस जंगल के अंदर कोई ना कोई भूत या आत्मा रहती है। लेकिन वो वार्ड बॉय काफी लालची होता है, और इसलिए वो 500 का नोट पीछा करते करते एक बड़े और सुनसान से बंगले के सामने आ जाता है, जो अजीब सा सुनसान सा बंगला बिल्कुल जंगल के बीच में होता है। लेकिन 500 का नोट पीछा करते हुए वो उस बंगले के अंदर घुस जाता है। लेकिन जैसे वो अंदर घुसता है, वैसे हम भी देखते हैं कि वो बंगला बेसिकली एक भूतिया बंगला होता है। साथ ही साथ उसके अंदर कई सारी हिप्नोसिस वाली चीजें रखी होती हैं एंड काफी सारी डरावनी आकृतियां बनी होती हैं, जिन्हें देखकर वो वार्ड बॉय वहाँ पर हिप्नोटाइज हो जाता है। एंड फिर कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर उसे संजय दत्त की आवाज आती है। और दोस्तों जैसे कि आप सबको इस मूवी के बारे में पता ही होगा कि इस मूवी के अंदर संजय दत्त है जो कि भूत को प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे से संजय दत्त की यानी कि भूत की आवाज आती है, वैसे उस आवाज को सुनकर वार्ड बॉय काफी डर जाता है। लेकिन फिर संजय दत्त की आवाज उसे बताती है कि ये बंगला बेसिकली उसी का है एंड अभी कुछ टाइम पहले उसने उसी की बॉडी का क्रियाक्रम किया था, इसलिए जो 500 का नोट उसे मिला है वो संजय दत्त का ही है। और दोस्तों मूवी के अंदर संजय दत्त का नाम है कनक राजू। एंड यहाँ पर कनक राजू वार्ड बॉय को बताता है कि वो अपनी कोई भी चीज किसी के पास नहीं छोड़ता, और उसकी जो धन संपत्ति है वो उसी की है, जिंदा रहने पर भी और मरने पर भी। एंड इसीलिए उस वार्ड बॉय ने उसकी बॉडी से जो चीजें निकाली थी, कनक राजू वो सारी चीजें वापस आता है। जो बात सुनकर वार्ड बॉय काफी ज्यादा डर जाता है एंड इसीलिए वो 500 के नोट के साथ साथ सारी चेन और अंगूठियां भी निकाल कर रख देता है, जो सब उसने कनक राजू की बॉडी से निकाला था। लेकिन दोस्तों फिर इसके बाद ही उस वार्ड बॉय के ऊपर एक छोटा सा हमला होता है, जिस हमले के साथ ही वो सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हमें सीधा मूवी का मेन एक्टर प्रभास दिखता है। अब दोस्तों रेबल स्टार प्रभास इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है, और इसीलिए मूवी के अंदर उनकी एंट्री काफी ज्यादा ग्रैंड होती है, क्योंकि उनकी एंट्री के अंदर हम ये देखते हैं कि कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं, जिन गुंडों को प्रभास आकर पीट देता है। एंड फिर इसके बाद ही प्रभास की एंट्री के लिए यहाँ पर एक सॉन्ग भी आता है। लेकिन सॉन्ग के खत्म होने के बाद ही हम प्रभास के बारे में जानते हैं। हम ये देखते हैं कि प्रभास अपनी दादी के साथ एक गांव में रहता है, जहाँ पर उसकी फैमिली में फैमिली कहने को सिर्फ उसके पास उसकी दादी है। इसके अलावा प्रभास के माता पिता की काफी टाइम पहले मौत हो चुकी है, और साथ ही रही बात प्रभास के दादाजी की, तो वो आज से बहुत साल पहले से ही लापता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कमाल की बात हमें ये पता लगती है कि प्रभास के जो दादाजी है वो और कोई नहीं संजय दत्त है, यानी कि कनक राजू। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि जो प्रभास की दादी है उन्हें काफी हद तक भूलने की बीमारी है, और सिर्फ भूलने की बीमारी नहीं बल्कि वो दिमागी रूप से काफी कमजोर भी है। एंड वो हर हमेशा सिर्फ अपने पति को यानी कि कनक राजू को याद करती है। और जो कनक राजू थे यानी कि प्रभास के दादाजी, वो अपनी शादी के कुछ समय बाद ही उसकी दादी से काफी दूर हो गए थे। अब दोस्तों इसी मूवी के अंदर प्रभास का जो नाम है वो है राजा साहब, जिसे प्यार से सब राजू भी कहते हैं। एंड इसलिए हम भी मूवी के अंदर प्रभास को राजू ही कहेंगे। अब दोस्तों प्रभास यानी कि राजू अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश होता है। इसके साथ ही वो अपनी दादी की काफी देखभाल भी करता है, और तो और राजू की गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम होता है अनीता। एंड वो अनीता भी राजू को काफी ज्यादा पसंद करती है। अब दोस्तों इन सबके बाद ही प्रभास का एक फ्रेंड उससे उसके घर पे मिलने आता है, और वो प्रभास को यानी कि राजू को और उसकी दादी को बताता है कि उसे हैदराबाद के अंदर एक लड़की पसंद आई है, जिससे वो शादी करने वाला है। एंड फिर ये बोलने के बाद जब वो राजू को अपने साथ उस लड़की की फोटो दिखाता है, तब राजू अपने दोस्त की वो फोटो देखकर काफी खुश होता है। लेकिन राजू वहाँ पर इस बात को नोटिस करता है कि वो फोटो उसके दोस्त ने एक बस स्टैंड के पास ली थी, और इसलिए उस फोटो के अंदर उसके दादाजी भी होते हैं। उस फोटो में अपने दादाजी की झलक देखकर राजू सबसे पहले उसे अपनी दादी को दिखाता है, जिसके बाद राजू की दादी जैसे अपने हस्बैंड कनक राजू को देखती है, वैसे वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो साल उससे अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी। एंड इसलिए आज के दिन उन्हें जैसे पता लगता है कि उनके हस्बैंड इस टाइम पर हैदराबाद में है, वैसे वो उनको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाती है। ये चीज देखकर राजू अपनी दादी से वादा करता है कि वो सीधा हैदराबाद जाएगा और वहाँ जाकर अपने दादाजी को ढूंढकर उन्हें सीधा दादी के पास लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों हैदराबाद एक काफी बड़ा शहर है, और इसीलिए वहाँ पर किसी इंसान को अकेले ढूंढना कोई आसान बात नहीं है, और इसीलिए अगर आप किसी को ढूंढना चाहते हैं तो ऐसे में आपको पुलिस की मदद तो लेनी पड़ेगी। अब दोस्तों ये चीज सोचकर राजू हैदराबाद में अपने एक मामा को फोन करता है, क्योंकि राजू के वो मामा पुलिस के अंदर एक कांस्टेबल होते हैं। राजू ने बताया कि उसने हैदराबाद के अंदर अपने दादाजी को देखा है, और इसीलिए राजू चाहता है कि पुलिस उन्हें ढूंढने में राजू की हेल्प करे। राजू की बात सुनकर उसका मामा उसे बताता है कि राजू के दादाजी को ढूंढने में यहाँ की पुलिस स्पेशली उसके स्टेशन के इंस्पेक्टर उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर कोई अच्छा आदमी नहीं है, और इसलिए अगर उसके दादाजी को ढूंढेगा तो वो उसके बदले में 5 लाख रुपए लेगा। एंड फिर इसलिए वो राजू को समझाते हैं कि वो 5 लाख का इंतजाम करके सीधा हैदराबाद आए और यहाँ पर आकर उसके पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को 5 लाख रुपए दे, जिसके बाद वो इंस्पेक्टर दादाजी को जरूर ढूंढ लेगा। अब दोस्तों राजू के पास तो पैसे नहीं होते, एंड इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड अनीता से मिलता है और उसी से 5 लाख रुपए उधार लेता है। 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करके राजू अपनी दादी से वादा करता है कि अब वो बहुत ही जल्द दादाजी को ढूंढ लेगा, और फिर ये बोलकर राजू सीधा हैदराबाद निकल जाता है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मूवी हॉरर होने के साथ साथ थोड़ी सी कॉमेडियन भी है, एंड इसलिए इस मूवी के अंदर काफी सारे फनी एलिमेंट्स डाले गए हैं। अब इसी में हम ये देखते हैं कि राजू जैसे हैदराबाद पहुंचता है, वैसे ही वहाँ पर 5 लाख रुपए को अपने साथ लेकर ट्रैवल करते करते वो रास्ते में काफी सारी नंस को देखता है। लेकिन उन्हीं सारे नंस में एक निधि अग्रवाल भी होती है, और इस मूवी के अंदर एक्ट्रेस निधि अग्रवाल का नाम होता है बैसी। लेकिन राजू यहाँ पर जैसी बैसी को देखता है वैसे वो उस पर लट्टू हो जाता है, और वो उसका पीछा करते करते सीधा चर्च में आ जाता है। राजू को मानो पहली नजर में बैसी पसंद आ गई हो और उससे प्यार
प्यार हो गया और इसलिए वो चर्च में आकर सीधा बेसी को देखने लगता है। लेकिन इसी चर्च के अंदर राजू को एक छोटी सी बच्ची दिखती है जिस बच्ची को एक्चुअली में हार्ट की प्रॉब्लम होती है और इसलिए चर्च वाले उस बच्ची के लिए काफी सारे पैसे इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि वो लोग उस बच्ची के दिल का इलाज करवा सके। अब ये बात जैसी राजू को पता लगती है वैसे वो चर्च के अंदर 3 लाख रुपए डोनेट कर देता है और दोस्तों वो 3 लाख उन्हीं पैसों में से देता है जिन 5 लाख रुपयों को वो अपनी गर्लफ्रेंड अनीता से उधार मांग कर लाया था ताकि वो उन पैसों को इंस्पेक्टर को दे सके। लेकिन यहाँ पर राजू उन 5 लाख में से 3 लाख डोनेट कर देता है और डोनेट करते टाइम एक नन उसकी फोटो ले लेती है ताकि वो लोग ये जान सके कि आखिरकार ये पैसे किसने डोनेट किए। लेकिन फिर इसके बाद ही राजू वहाँ से चला जाता है। आगे चलकर 3 लाख डोनेशन वाली बात बेसी को पता लगती है जिसके बाद वो राजू की फोटो देखती है एंड उसे राजू काफी ज्यादा पसंद आता है और वो राजू को एक फरिश्ते की तरह समझकर उससे प्यार करने लगती है। अब दोस्तों मैं जानता हूँ कि इस मूवी के अंदर ऐसी कुछ चीजें हैं जो देखकर आपको हंसी जरूर आएगी, जैसे कि राजू अचानक से बेसी पर लट्टू कैसे हो गया या फिर बेसी को भी राजू की फोटो देखकर वो पसंद कैसे आ गया। लेकिन दोस्तों इन बातों का आंसर सिंपल सा है कि ये कॉमेडी मूवी है और जहाँ कॉमेडी आ जाती है वहाँ पर लॉजिक का इस्तेमाल काफी कमी होता है। अब दोस्तों वापस स्टोरी पर आए तो हम ये देखते हैं कि 5 लाख में से 3 लाख डोनेट करने के बाद राजू 2 लाख रुपए लेकर सीधा पुलिस स्टेशन अपने मामा के पास जाता है। जिसके बाद ही राजू का वो कांस्टेबल मामा उसे सीधा पुलिस इंस्पेक्टर से मिलवाता है और वहाँ पर राजू को इंस्पेक्टर को सारी कहानी बताने के लिए कहता है। अब दोस्तों यहाँ पर राजू पुलिस इंस्पेक्टर को अपने दादाजी की सारी कहानी बताता है। अब यहाँ पर राजू पुलिस इंस्पेक्टर को स्टोरी बताना स्टार्ट करता है जिसमें वो बताता है कि ये कहानी साल 1970s की है। 70s के टाइम पर एक साम्राज्य था जिस साम्राज्य का नाम था देवनगर और उसकी जो दादी थी वो उसी देवनगर साम्राज्य की रानी थी। उसकी दादी को उसके दादा से प्यार हुआ जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली एंड फिर उसके बाद से उसका दादा यानी कि कनक राजू उसकी दादी के साथ रहने लगा। लेकिन उनके उसी साम्राज्य के अंदर एक और आदमी था जिसका नाम था गंगा राजू। गंगा राजू वैसे तो काफी ज्यादा भरोसेमंद आदमी था लेकिन एक दिन उसने महारानी के खजाने का संदूक चोरी कर लिया और सोने चांदी हीरे जवाहरातों से भरे हुए संदूक को लेकर भाग गया। लेकिन राजू के दादाजी को जैसे इस बारे में पता लगा वैसे वो उसके पीछे निकल गए और अपने पीछे एक चिट्ठी छोड़ गए जिस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा कि वो जब तक गंगा राजू जैसे चोर को पकड़ नहीं लेते और उस संदूक को वापस नहीं लाते तब तक वो साम्राज्य में वापस नहीं आएंगे। लेकिन उस दिन के बाद से उसके दादाजी कभी वापस नहीं आए और उसकी दादी हमेशा ही उसके दादाजी का इंतजार करती रह गई। लेकिन अब क्योंकि कुछ दिन पहले राजू ने एक फोटो के अंदर अपने दादाजी को हैदराबाद में देखा है इसलिए वो चाहता है कि इंस्पेक्टर उसके दादा को ढूंढने में उसकी हेल्प करे। अब दादा उसकी स्टोरी सुनकर उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही वो राजू से कहता है कि वो जो बैग लेकर आया उसमें पूरे 5 लाख रुपए तो है ना, जो सुनकर राजू हाँ बोल देता है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में हम भी जानते हैं कि उस बैग के अंदर 5 नहीं बल्कि 2 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों इसके कुछ दिन बाद ही राजू ये देखता है कि उसे चर्च की जिस लड़की से प्यार हो गया था यानी कि बेसी से, उसी बेसी ने उसके दादाजी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है। अब ये बात सुनकर राजू जैसी बेसी से मिलता है वैसे उसे सारी कहानी पता लगती है कि आखिरकार हुआ क्या है। राजू को ये पता लगता है कि जब उसे 3 लाख रुपए चर्च के अंदर डोनेट किए थे तब उसके बाद सारे पैसे मिलाकर बेसी उन पैसों को लेकर सीधा हॉस्पिटल गई थी ताकि वो पैसे जमा कर सके और उस छोटी सी बच्ची के हार्ट का ऑपरेशन हो सके। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में थी तब उसकी मुलाकात राजू के दादाजी से हुई जिन्होंने वहां पर उसे हिप्नोटाइज किया और उसके सारे पैसे लेकर चले गए, विच मींस खड़े खड़े चोरी कर लिए। यहाँ तक कि बेसी को ये बात भी तब पता लगी कि वो चोर राजू के दादाजी है जब उसने राजू के दादाजी की फोटो देखी क्योंकि राजू ने कुछ टाइम पहले उनके बारे में पुलिस स्टेशन में बताया था। अब दोस्तों ये बात सुनकर राजू काफी ज्यादा परेशान होता है कि आखिरकार उसके दादाजी चोरी कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर नहले पर दहला तो ये होता है कि पुलिस इंस्पेक्टर को भी पता लग जाता है कि राजू ने 5 नहीं बल्कि 2 लाख रुपए दिए, जिस वजह से वो अपने कांस्टेबल को फोन करता है एंड उसे डराते हुए कहता है कि वो 3 लाख रुपए वापस जल्दी से लेकर आए वरना उससे बुरा कोई भी नहीं होगा। अब राजू इस बात को लेकर भी काफी ज्यादा परेशान होता है कि वो 3 लाख रुपए का अरेंजमेंट कहां से करेगा। अब राजू इन सारी बातों से परेशानी होता है कि तभी उसे मिलने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम होता है भैरवी। भैरवी उसके पास एक बड़े से बैग के साथ आती है जिस बैग के अंदर पूरे 1 करोड़ रुपए होते हैं और उन पैसे को देते हुए वो राजू से कहती है कि ये पैसे उसके नाना जी ने भेजे हैं। वो ये जानती है कि राजू को पैसों की काफी मदद की जरूरत है और इसीलिए वो उसकी हेल्प करने आई है। लेकिन जब राजू से पूछता है कि आखिरकार वैसा क्यों कर रही है तब वो बताती है कि जो राजू के दादाजी थे उन्होंने उसके नाना की बहुत साल पहले बहुत बड़ी मदद की थी एंड इसलिए उसके नाना ने उसकी मदद के लिए उसे यहाँ पर भेजा है। लेकिन इसके साथ ये लड़की यानी कि भैरवी राजू से ये भी कहती है कि ये पैसा असल में वो उसके हाथ में नहीं देगी बल्कि वो देगी उसके दादाजी के हाथ में क्योंकि ये उसके नाना जी की इच्छा है कि इन पैसों को दादाजी के हाथ में दिया जाए। अब दोस्तों ये बात सुनकर राजू को बुरा लगता है लेकिन इतने में हम ये देखते हैं कि उस पैसे के बैग को एक चोर देख लेता है जो कि उसे उठाकर भागने लगता है। ये देखकर राजू उसका पीछा करता है जिसके बाद उसे पता लगता है कि वहाँ पर चोरों की पूरी टोली है और वो चोर उसी टोली का मेंबर है। लेकिन राजू उसे डरता नहीं है और वो उन सबको बीट कर देता है और उस बैग को दोबारा भैरवी के हाथों में सौंप देता है। भैरवी जब ये चीज देखती है तब उसे राजू से प्यार हो जाता है। लेकिन उसके बाद राजू अपने घर चला जाता है और घर आकर वो बेसी के बारे में सोचने लगता है। लेकिन उसका एक दोस्त उसे बताता है कि बेसी असल में एक नन है और नन कभी भी शादी नहीं करती है। ये बात सुनकर राजू को काफी बुरा लगता है और इसलिए वो साथ को शराब पीने लगता है। लेकिन फिर तभी भैरवी जो कि राजू से प्यार करने लगी थी वो राजू से मिलने आती है। अब राजू यहाँ पर नशे में चूर होता है और इसलिए वो भैरवी को बेसी समझ लेता है एंड वो भी उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। हालांकि राजू को बाद में पता तो चलता है कि वो भैरवी है लेकिन तभी वो ये सोचता है कि बेसी तो जा चुकी है इसलिए भैरवी से काम चला लेते हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वो दोनों कपल बन जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ये काफी बड़ी बात रिवील होती है और हमें पता लगता है कि जो भैरवी है उसके नाना जी और कोई नहीं बल्कि देवनगर साम्राज्य में राजू के दादा और दादी के सबसे करीबी गंगा राजू है, यानी कि वो इंसान जो कि खजाने का संदूक लेकर भागा था। अब हालांकि दोस्तों सबके बाद राजू अपने दादाजी की तलाश जारी रखता है। लेकिन फिर अगले पल उसे अपने गांव से फोन आता है जो फोन उसकी गर्लफ्रेंड अनीता का होता है और वो फोन पर राजू को बताती है कि असल में जो दादी है वो हैदराबाद निकल चुकी है। वो बताती है कि दादी के सपने में दादा आए थे और सपने में उन्होंने दादी से कहा कि उनकी तबियत बहुत खराब है और उनकी जान जाने वाली है और इसीलिए दादी आखिर बार उनसे मिलने के लिए हैदराबाद पहुंच गई है। अब दोस्तों राजू जैसे इस बात को सुनता है वैसे वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी दादी को भूलने की बीमारी थी एंड वो मेंटली भी काफी अनस्टेबल थी और अब इसीलिए वो भैरवी के साथ मिलकर हैदराबाद में अपनी दादी को ढूंढने लगता है। अगले पल राजू को उसकी दादी दिख जाती है बट वो देखता है कि कई सारे चोर उसकी दादी को पकड़ रहे हैं और वो उनके सारे सोने चांदी वाले आभूषणों को छीन रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि जो राजू की दादी है वो एक टाइम पर एक महारानी थी इसलिए उनके पास अभी भी कई सारे गहने हैं जो कि वो पहन कर रखती है। लेकिन यहाँ पर राजू जैसे ये देखता है वैसे वो भैरवी के साथ मिलकर इन सारे गुंडों को बीट कर देता है और दादी को अपने साथ ले जाता है। अब दोस्तों इन सबके बाद जैसे राजू दादी को अपने घर ले जाता है वैसे वो रास्ते में भैरवी के नाना को देख लेता है यानी कि गंगा राजू को और इसलिए वो ठान लेता है कि वो गंगा राजू जैसे चोर को नहीं छोड़ेगा, जिस वजह से वो गंगा राजू का पीछा करता है और एक जगह आकर उसे पकड़ के पीटने लगता है। लेकिन तभी पीछे से भैरवी वहाँ पर आती है और वो राजू को बताती है कि यह इंसान उसके नाना जी है। जिसके बाद गंगा राजू को सारी स्टोरी बताता है। वो राजू से कहता है कि उसने अब तक जो भी सुना वो सारी बातें झूठ है और फिर इसीलिए वो राजू को सारी सच्चाई बताने लगता है। वो राजू को बताता है कि ये बात सच है कि उसकी जो दादी है यानी कि गंगा देवी वो देवनगर साम्राज्य की महारानी थी और पूरा साम्राज्य उन्हीं के अधीन था। रानी गंगा देवी का दिल बहुत बड़ा था और इसीलिए वो अपने साम्राज्य के सारे लोग की देखभाल करती थी और हर गरीब को खाना खिलाया करती थी। अब ऐसे एक दिन जब वो खाना बांट रही थी तभी राजा के एक भिखारी ने खाना बढ़ते हुए देखकर उनके पास आने की कोशिश की और असल में वो भिखारी और कोई नहीं बल्कि कनक राजू था यानी कि राजू का दादाजी। उसे वहां सीधा रानी का हाथ पकड़ लिया और उनके हाथों से खाना छीनकर खाने लगा। ये देखकर सिपाहियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और सिपाहियों ने कनक राजू को बहुत पीटा। लेकिन रानी का दिल बहुत बड़ा था इसलिए उन्होंने कनक राजू को छोड़ने को कहा और उसे खाना खिलाकर वापस भेज दिया। लेकिन राजू तुम्हारे दादाजी कनक राजू को ये बात बहुत ज्यादा चुभी। एक भिखारी होने के बाद भी उसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो था, साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा लालची भी था, जिस वजह से जब सिपाहियों ने उसे पीटा तब उसे रानी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इसलिए उस दिन उसने ठान लिया कि वो इसी रानी से शादी करेगा और इसे हासिल करके इसका घमंड तोड़ेगा। इसके साथ ही साथ इसे हासिल करने के बाद यानी कि इसे शादी करने के बाद वो इसके सारे साम्राज्य के सारे खजाने को भी लूट लेगा और फिर वो सारे पैसे और धन दौलत को भोगेगा। लेकिन दोस्तों किसी साम्राज्य की रानी
एक भिखारी से शादी कभी नहीं करेगी और ये बात कनक राजू भी जानता था और इसीलिए वो नगर के बाहर एक बहुत बड़ा घोरी बाबा के पास गया, जिस बाबा के पास कई सारी सिद्धियां थी और उसने घोरी बाबा से दरख्वास्त की कि वो उसे काला जादू सिखाए एंड ऐसी सिद्धियों का मास्टर बना दे जिनसे कि वो वशीकरण कर सके। लेकिन यहाँ पर अघोरी ने कनक राजू को विद्या देने से पहले एक बलिदान मांगा, कनक राजू के शरीर का एक अंग, और इसीलिए कनक राजू ने बिना देरी किए अपना एक हाथ काट लिया और उसे अघोरी बाबा को सौंप दिया। ये चीज देखकर अघोरी बहुत खुश हुआ और उसे कनक राजू को अपना शिष्य बना लिया, जिसके बाद सबसे पहले उसे अपनी सिद्धियों से कनक राजू का हाथ सही कर दिया एंड उसके बाद उसे काली शक्तियों की सारी विद्याएं सिखाई। इसके बाद उसने कनक राजू को तपस्या के लिए कुएं में भेज दिया। लेकिन उस अघोरी ने कनक राजू को ये भी बताया कि ये कुआं कोई आम कुआं नहीं है, बल्कि असल में धरती और पाताल लोक के बीच की जगह है और इसीलिए इसके अंदर खून पीने वाले पिशाच भी रहते हैं। लेकिन कनक राजू ने किसी चीज की परवाह नहीं की और उसने अपने ईगो और लालच के चलते इस तपस्या को भी किया, जिसके बाद खून के पिशाचों के उस तक पहुंचने से पहले उसने विद्या को ग्रहण किया और फिर उसके बाद भी उसके अंदर कई सारी सिद्धियां और पावर्स आ गई। इसके बाद ही कनक राजू ने एक फल लिया और उसके अंदर वशीकरण की शक्ति डाल दी और फिर इसके बाद वो सीधा राजमहल गया और वहां जाकर महारानी को वश में करके उसे वो खिला दिया। और एक बार जैसी महारानी ने फल खाया वैसी मानो वो कनक राजू के प्यार में पागल हो गई और उसे अंधों और पागलों की तरह प्यार करने लगी, जिस चीज का फायदा उठाकर कनक राजू ने गंगा देवी से यानी कि महारानी से शादी कर ली और साम्राज्य का राजा बन गया। लेकिन फिर इसके बाद वो रुका नहीं और उसने धीरे धीरे करके साम्राज्य के खजाने को खाली करना शुरू कर दिया और फिर बाद में आगे चलकर बहुत सारे खजाने को भर लिया एंड फिर सही मौका देकर उसने गंगा राजू को, जो कि विश्वासी आदमी था यानी कि भैरवी का नाना जी, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे साम्राज्य से भगा दिया और संदूक लेकर वहां से चुपचाप निकल गया और फिर अपनी जगह पर जाकर उन सारे धन दौलत को भोगने लगा। लेकिन यह साम्राज्य में गंगा देवी को ऐसा लगा कि उसका पति कनक राजू गंगा राजू के पीछे गया है और इसलिए वो हर दिन उसकी प्रतीक्षा करती रही और प्रतीक्षा करते करते वो दिमागी रूप से कमजोर हो गई, क्योंकि एज ऑफ कोर्स वो कनक राजू के वशीकरण की विद्या में बंधी हुई थी। लेकिन दिमागी रूप से कमजोर होने की वजह से उन्हें उन्हीं के साम्राज्य से निकाल दिया, जिसके बाद वो दर दर की ठोकरें खाने लगी। आगे चलकर गंगा देवी को एक बेटा हुआ, जो बेटा उनका और कनक राजू का था। बेटे को बड़ा करके उन्होंने उसकी शादी करवाई, जिसके बाद उन्हें एक पोता भी हुआ। लेकिन एक हादसे के अंदर गंगा देवी के बेटे और बहू की मृत्यु हो गई, जिसके बाद गंगा देवी अपने पोते के साथ रहने लगी यानी कि राजू के साथ। और फिर आगे क्या हुआ ये सारी चीजें हम जानते हैं। अब अपने दादा के बारे में सारी बातें सुनकर राजू का दिमाग खुल गया और उसे पता लग गया कि आखिरकार सच्चाई क्या है। अब इसके आगे गंगा राजू ने राजू को ये भी बताया कि वो भी बहुत समय से कनक राजू का पीछा कर रहा है एंड उसकी तलाश कर रहा है ताकि वो उसे पकड़ सके। गंगा राजू आगे राजू को बताता है कि कनक राजू की तलाश करते करते उसे पता लगा कि कनक राजू नरसापुर के जंगलों में है। हालांकि वो जंगल बहुत ही बड़ा और सुनसान सा है, इसलिए जंगल में काफी ढूंढने के बाद भी उसे तो कनक राजू नहीं मिला, लेकिन वही जानता है कि वो हो ना हो उसी जंगल के अंदर है। अब इस बात को जानते ही राजू ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो अपने दादा को ढूंढने के लिए नरसापुर के फॉरेस्ट के अंदर जाएगा। जिसके बाद इस बात का फैसला करते ही राजू तैयार होकर भैरवा, अपने कांस्टेबल मामा और अपने दोस्त को साथ लेता है और सीधा नरसापुर के जंगलों की ओर निकल जाता है। नरसापुर के जंगलों में काफी ढूंढने के बाद राजू को एक बड़ी सी कोठी दिखती है और दोस्तों ये कोठी वही कोठी होती है जिसे हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, विच मींस ये कनक राजू की कोठी है यानी कि वही भूतिया बंगला। अब इस कोठी को देखने के बाद ही राजू अपने साथियों के साथ सीधा वहां पर जाता है और सीधा गेट से अंदर एंटर होता है और फिर अंदर आने के बाद उसे भी वो सारी अजीब चीजें दिखती है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हॉस्पिटल के वार्ड बॉय को दिखी थी। लेकिन इसके साथ ही वो लोग यहाँ पर ये भी देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा धन और बहुत सारे सोने जेवरात होते हैं। लेकिन फिर इसके साथ ही यहाँ पर उनकी मुलाकात हॉस्पिटल के वार्ड बॉय से भी होती है, जिसे देखकर राजू से पूछता है कि आखिरकार वो कौन है। ये बात सुनकर हॉस्पिटल का वार्ड बॉय राजू को सारी बात बताता है एंड वो उसे कहता है कि जब वो यहाँ आकर फंस गया तब इस भूत बंगले ने उसे यहाँ पर कैद कर दिया और इसीलिए वो सबको बताना चाहता है कि इस भूत बंगले में जो भूत रहता है उसका ये सारा खजाना है और वो यहाँ से किसी को 1 रुपया नहीं ले जाने देगा। अब ऐसी भूत बंगले के अंदर राजू को अपने दादाजी की फोटो दिखती है, जो देखकर वो श्योर हो जाता है कि हो ना उसके दादा का बंगला है। इसके साथ ही यहाँ पर राजू को उसके दादाजी की आवाज आना स्टार्ट होती है, जो आवाज उसे कहती है कि उसका नाम कनक राजू है और वो इस पूरी कोठी और इन सारी जायदादों का मालिक है। उसने जिंदा रहते हुए इन सारी चीजों को भोग किया है, लेकिन मरने के बाद भी वही इन सारी चीजों को भोग करेगा और किसी को 1 रुपया नहीं देगा, यहाँ तक कि अपने किसी वारिस को भी नहीं। लेकिन फिर कनक राजू की इन सारी बातों को सुनने के बाद राजू उससे कहता है कि वो यहाँ पर उसकी बकवास सुनने नहीं आया, बल्कि वो उसे बताने आया कि ये सारी जायदाद उसकी दादी की है और उसके दादा ने यानी कि कनक राजू ने ये सब कुछ उससे छीना है और इसीलिए वो अपनी दादी के इन सारी जायदाद को वापस लेने आया है। लेकिन ये बोलने के बाद ही हम देखते हैं कि वहाँ पर धूल मिट्टी से बना हुआ कनक राजू की एक आत्मा प्रेजेंट होती है, जो कि राजू को धमकी देते हुए कहती है कि राजू को क्या लगता है कि वो यहाँ पर खुद आया है, नहीं बल्कि कनक राजू ने उसे खुद यहाँ पर आने दिया है। आगे कनक राजू को ये बताता है कि राजू का उसके दादाजी की फोटो को देखना, उन्हें ढूंढने के लिए हैदराबाद आना और यहाँ तक पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये सब कुछ कनक राजू नहीं करवाया है। कनक राजू बताता है कि जब वो मर गया था तब उसके 3 दिन बाद उसने राजू को यहाँ पर लाने के लिए सारी प्रिपरेशन की है। साथ ही साथ उसने राजू की दादी को भी फील करवाया कि उसका पति यानी कि कनक राजू मरने वाला है, जिसके बाद उसकी दादी हैदराबाद तक आई। अब इसके आगे दोस्तों कनक राजू वो रीजन बताता है कि आखिरकार वो ये सब कर क्यों रहा है। वो बताता है कि जब उसने राजू की दादी यानी कि गंगा देवी की सारी संपत्ति हड़प ली और उसे यहाँ कर भोगने लगा, तब उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी उम्र ढलती गई। हालांकि उसके पास मायावी शक्तियां तो थी, लेकिन वो अमर नहीं था और इसीलिए अपने मरने से पहले उसने अपने अघोरी बाबा को याद किया और उसे कहा कि आखिरकार वो अपने धन को और आगे तक कैसे भोग सकता है। इसका तरीका बताते हुए अघोरी ने उसे बताया कि ऐसा करने के लिए कनक राजू के पास एक तरीका है। ये करने के लिए कनक राजू को अपने शरीर को त्यागना होगा एंड फिर आने वाली तीसरी अमावस्या को अपनी पत्नी की यानी कि गंगा देवी की बलि देनी होगी और जब वो ऐसा कर लेगा तब उसके बाद ही कनक राजू का फिर से पुनर्जन्म होगा और पुनर्जन्म में जब वो पूरे 6 साल का हो जाएगा तब उसे अपनी पुरानी सारी यादें वापस मिल जाएंगी और फिर वो आजीवन के लिए अमर हो जाएगा, जिसके बाद वो जब तक चाहे तब तक अपनी संपत्ति को भोग सकता है। और इसीलिए कनक राजू ने अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए राजू की दादी को हैदराबाद बुलवाया ताकि वो आने वाली तीसरी अमावस्या को उसकी बलि देकर अमर हो सके, यानी कि बेसिकली पुनर्जन्म ले सके और फिर अमर हो सके। लेकिन दोस्तों कनक राजू की इन सारी बातों को सुनकर राजू उसे चैलेंज देता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। अब इसके बाद दोस्तों राजू इस भूतिया बंगले से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा है, यहाँ तक कि उसे बाहर जाने का रास्ता तक नहीं मिलता है। और ये सब इसीलिए क्योंकि पूरा बंगला कनक राजू के हिसाब से चलता है, इसलिए कोई भी अंदर उसकी मर्जी से आता है और बाहर भी उसकी मर्जी से जाता है। अब हालांकि दोस्तों सबके पीछे यहाँ पर काफी सारे फनी मोमेंट्स भी आते हैं, जिन सीन्स में काफी ज्यादा कॉमेडी भी होती है। साथ ही साथ कुछ टाइम बाद यहाँ पर बेसी भी आ जाती है, जिसके आने के बाद हमें यहाँ पर राजू, बेसी और भैरवा का लव ट्रायंगल भी दिखता है। अब दोस्तों यहाँ पर राजू यहाँ से निकलने की भी काफी कोशिश करता है और अपने दादा को हैंडल करने की भी काफी कोशिश करता है, लेकिन एज ऑफ कोर्स सारी कोशिशें बेकार हो जाती है और फिर इसलिए राजू यहाँ पर बैठकर अपने सारे साथियों से बोलता है कि उन्हें कुछ ना कुछ करके इस भूत का कुछ करना ही होगा। सो इसीलिए क्या कोई किसी भूत भगाने वाले को जानता है? ये बात सुनकर बेसी उसे कहती है कि वो एक भूत भगाने वाले को जानती है, जो कि काफी ज्यादा फेमस है एंड काफी पावरफुल भी है, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े भूतों को भगाया हुआ है एंड उनका नाम है डॉक्टर पद्मभूषण। और दोस्तों हम भी जानते हैं कि डॉक्टर पद्मभूषण और कोई नहीं बल्कि बोमन ईरानी है। अब दोस्तों इसके बाद ये लोग डॉक्टर पद्मभूषण को वहाँ बंगले में बुलाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर पद्मभूषण जैसे बंगले के अंदर आता है वैसे वो वहाँ की सारी चीजों को देखने लगता है। उन सारी चीजों को देखकर वो राजू और उसके सारे साथियों को बताता है कि इस बंगले का जो भी भूत है यानी कि कनक राजू वो काफी ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ बहुत बड़ा मैनिपुलेटर भी है, साथ ही साथ वो हिप्नोसिस का मास्टर भी है और इसीलिए इस बंगले के अंदर उसने सारी हिप्नोसिस वाली चीजें रख रखी है, यानी कि ऐसी पेंटिंग्स, ऐसी आकृतियां जिन्हें अगर कोई भी देख ले तो उसका दिमाग घूम जाए और वो हिप्नोसिस की हालत में आ जाए। इसके साथ ही जैसा कि वो यहाँ पर फील कर पा रहे हैं उससे उन्हें पता लग रहा है कि कनक राजू काफी ज्यादा पावरफुल भूत है, इतना ज्यादा पावरफुल जितना पावरफुल उन्होंने कभी नहीं देखा है। और इस बंगले के अंदर जितने भी लोग हैं यानी कि राजू और उसके सारे साथी, उन सभी को कनक राजू ने अपनी हिप्नोसिस पावर का इस्तेमाल करके उनके थॉट्स को अपने काबू में कर रखा है और जब तक सभी के थॉट्स का कंट्रोल कनक राजू के पास
है तब तक वो लोग चाहकर भी यहाँ से निकल ही नहीं सकते, क्योंकि इस वजह से वो लोग ना तो अपनी मर्जी से देख सकते हैं और ना ही कुछ समझ सकते हैं। वो लोग वही देखेंगे जो उन्हें कनक राजू दिखाएगा और वही फील करेंगे जो उन्हें कनक राजू फील करवाएगा। ये बात सुनकर राजू डॉक्टर पद्म भूषण से पूछता है कि क्या इस चीज से निकलने का कोई तरीका है या नहीं। जो सुनकर डॉक्टर पद्म भूषण राजू और सारे साथियों को बताता है कि इससे निकलने का एक तरीका है। असल में अगर उन सबको अपने थॉट्स को कनक राजू के कंट्रोल से बचाना है तो ऐसा करने के लिए उन्हें अपने दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक अलग से थॉट वर्ल्ड बनाना होगा और एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करना होगा जिस दुनिया पर उनका कंट्रोल हो। एंड अगर वो लोग ऐसा कर लेते हैं तो फिर वो लोग कनक राजू के वश से बाहर निकल सकते हैं। अब ऐसा करने के लिए डॉक्टर पद्म भूषण राजू के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें वो उसे धीरे से हिप्नोटाइज करता है एंड वो उसे उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक अलग ही थॉट वर्ल्ड क्रिएट करने को कहता है। यहाँ पर राजू अपने थॉट वर्ल्ड को क्रिएट करता है जिसमें वो देखता है कि वो एक बीच के सामने खड़ा है जहाँ पर उसके ठीक सामने समुद्र है और लहरों का पानी उठ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी कनक राजू का पावर से रोकता है और धीरे धीरे करके उसे कनक राजू की चीजें दिखती है, जैसे कि पानी की जगह खून दिखना, बंगले की सारी उल्टी चीजें दिखना। इवन एक झलक में वो अपने दादाजी को भी देखता है, यानी कि कनक राजू को, जो किसी भूत बंगले के कमरे के अंदर लोगों का सर काट रहे थे। राजू जैसे होश में आता है वैसे उस बारे में पद्म भूषण को बताता है कि उसे इसी बंगले के कमरे में अपने दादा को देखा जो कि कई सारे लोगों की गर्दन काट रहा था। डॉक्टर पद्म भूषण इस बात को हल्के में नहीं लेता और वो सीधा उसी कमरे के अंदर जाता है जो कमरा राजू ने अपने थॉट में देखा था। एंड वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर एक कुआं है जिस कुएं के अंदर कई सारी लाशें होती है और उन लाशों की गर्दन नहीं होती, विच मींस राजू ने जो भी देखा वो सब कुछ सच में हो चुका है। और इसलिए इन बातों से डॉक्टर पद्म भूषण को पता लगता है कि कनक राजू काफी ज्यादा पावरफुल है, जितना वो सोच रहा है उससे भी कई ज्यादा पावरफुल। अब दोस्तों यहाँ पर लाशों को देखकर बाकी सारे लोग डर के भाग जाते हैं सिवाय डॉक्टर पद्म भूषण के। लेकिन जैसे लोग निकलते हैं वैसे दरवाजा बंद होता है और डॉक्टर पद्म भूषण कमरे में अकेला बचता है, जिसके बाद कनक राजू डॉक्टर पद्म भूषण के सामने अपीयर होता है और वो उसे यहाँ से चुपचाप निकल जाने को कहता है। लेकिन डॉक्टर पद्म भूषण कनक राजू से कहता है कि वो उसे डरता नहीं है, इसलिए वो यहाँ से सबको निकाल कर जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बात सुनते ही कनक राजू डॉक्टर पद्म भूषण पर भी अपने हिप्नोसिस का इस्तेमाल करता है। कनक राजू को पता था कि डॉक्टर पद्म भूषण की एक छोटी सी पोती है जिससे वो बहुत प्यार करता है और इसलिए वो हिप्नोसिस में उसके दिमाग में से ये फील करवाता है कि वो सुनसान सी रात में एक हाईवे पर है और एक कार में अपनी पोती के साथ ड्राइव कर रहा है। रात को बहुत तेज बारिश हो रही है, उसकी गाड़ी की स्पीड 200 से भी ज्यादा है और अभी अचानक से उसका ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला है। लेकिन दोस्तों डॉक्टर पद्म भूषण का दिमाग भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है एंड इसलिए हम ये देखते हैं कि वो अपने थॉट के अंदर अपने एक्सीडेंट को कंट्रोल करता है और अपनी गाड़ी को एक जगह रोक लेता है। लेकिन कनक राजू तब इंटरफेयर करता है और वो उसे ये फील करवाता है कि उसकी गाड़ी एक खाई के बगल में रुकी है, बारिश बहुत तेज हो रही है, मिट्टी सड़कती जा रही है एंड इसलिए उसकी गाड़ी धीरे धीरे करके खाई में गिर जाती है, जिस वजह से डॉक्टर पद्म भूषण एंड उसकी पोती दोनों मारे जाते हैं। ये चीज डॉक्टर पद्म भूषण भी रोक नहीं पाता और वो अपने दिमागी रूप से काफी कमजोर हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद वो राजू और बाकी सभी लोगों से मिलता है एंड वो सबको बताता है कि ये कनक राजू बहुत ज्यादा पावरफुल है, जितना मैंने सोचा था उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल। इसके साथ ही वो ये भी जानता है कि किसकी क्या कमजोरी है, जिस वजह से वो सभी को कंट्रोल करना जानता है। ये सुनकर राजू डॉक्टर पद्म भूषण से पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो लोग कनक राजू को कभी हरा भी नहीं पाएंगे। लेकिन ये सुनकर डॉक्टर पद्म भूषण राजू को बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसे हराने का अभी भी एक तरीका बाकी है, लेकिन वो तरीका बहुत ज्यादा हार्ड है एंड असल में वो तरीका है अपने 7 चक्रों के ऊपर कंट्रोल करना। अब दोस्तों आप सबने ये सुना ही होगा कि इंसान के अंदर 7 चक्र होते हैं और इन चक्रों की ताकत बहुत ज्यादा होती है एंड जो भी व्यक्ति अपने 7 चक्रों की पावर्स एक्टिवेट कर लेता है और उन्हें कंबाइन करके यूज करता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और डॉक्टर पद्म भूषण भी यहाँ पर यही बताता है कि कनक राजू को हराने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि कोई व्यक्ति अपने 7 चक्रों की पावर्स को इस्तेमाल कर सके, क्योंकि जैसे कोई भी अपने 7 चक्रों की पावर्स एक्टिवेट कर लेगा वैसे उसके अंदर दैवीय शक्ति आ जाएंगी, जिनके बाद वो कनक राजू को हरा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कनक राजू ये देख लेता है कि डॉक्टर पद्म भूषण सबको उसे हराने का तरीका बता रहा है और इसीलिए वो डॉक्टर पद्म भूषण को उठा के हवा में फेंकता है और सीधा बंगले से बाहर कर देता है। अब दोस्तों इसके बाद धीरे धीरे करके दिन बीतने लगते हैं एंड राजू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है और फिर ऐसे ही देखते देखते तीसरी अमावस्या वाला दिन आ जाता है, यानी कि वो दिन जिस दिन कनक राजू की दादी की बलि देकर खुद को अमर करेगा। अब इसके लिए हम ये देखते हैं कि वो अचानक से राजू की दादी की हालत बहुत खराब कर देता है, जिस वजह से दादी को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। अब फोन के जरिए जैसे राजू को पता लगता है कि उसकी दादी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए राजू बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से निकलकर अपनी दादी के पास जाने की कोशिश करता है। ऐसा करने के लिए राजू बाहर निकलता है, वो गाड़ी में बैठता है, गाड़ी स्टार्ट करके गेट तोड़ के वहाँ से निकलता है और सीधा ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल जाकर अपनी दादी से मिलता है। लेकिन अगले पल ही राजू ये देखता है कि वो फिर से भूत बंगले में आ चुका है, जिसके ठीक बाद ही उसके सामने कनक राजू अपीयर होता है एंड वो उसे बताता है कि वो यहाँ से बाहर गया ही नहीं, उसे जो भी कुछ देखा जो भी कुछ किया वो सब कुछ उसका भ्रम था जो उसे कनक राजू ने दिखाया। कनक राजू से कहता है कि वो यहाँ पर फंसा हुआ है, वो उसकी मर्जी के बिना यहाँ से निकल भी नहीं सकता है, अपनी दादी तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। और आज के दिन तीसरी अमावस्या है, इसलिए वो उसकी दादी की जान लेगा, उसके बाद पुनर्जन्म लेगा, देन उसके बाद 6 साल का होने के बाद अपने सारे ज्ञान को पाकर अमर बनेगा एंड देन उसके बाद अपने सारे खजाने को भोगेगा। अब दोस्तों इन बातों को सुनकर राजू को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। वो जितनी बार भी कोशिश करता है कनक राजू उसकी सारी कोशिशों को फेल कर देता है। लेकिन दोस्तों अपनी दादी की जान बचाने के लिए राजू धीरे धीरे करके अपने चक्रों की शक्तियों को एक्टिवेट करने लगता है, जिस वजह से राजू की शक्तियां बढ़ने लगती है। इसके साथ ही राजू ये जानता था कि कनक राजू की जो आत्मा है वो बहुत ही ज्यादा लालची है, इसलिए वो अंदर के सारे खजाने और पैसों में आग लगाने लगता है, जिससे कनक राजू के भूत को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। ये देखकर वो राजू को मारने के लिए कई सारे सोल्जर्स भेजता है, जो कि बेसिकली उसके डेड सोल्जर्स ही होते हैं, जो पहले तो राजू पर भारी पड़ते हैं, लेकिन जैसे धीरे धीरे करके राजू अपने चक्रों की पावर्स को और ज्यादा एक्टिवेट करता है वैसे ही वो सारे डेड सोल्जर्स को भी डिफीट कर देता है। अब ये देखकर कनक राजू काफी ज्यादा डर जाता है और इसीलिए वो अपने गुरु यानी अघोरी को याद करके उससे हेल्प मांगता है। अघोरी अगले पल उसके सामने अपीयर होता है एंड वो कनक राजू को बताता है कि ये इस टाइम पर अपने सारे चक्रों की पावर्स को धीरे धीरे करके एक्टिवेट कर रहा है और अब इसीलिए अगर उसने 7 चक्रों की पावर्स एक्टिवेट कर लिया तो फिर उसमें दैवीय शक्ति आ जाएगी, जिसके वजह से कोई नहीं रोक पाएगा एंड फिर उसके बाद वो उसका अंत कर ही देगा। ये बात सुनकर कनक राजू काफी ज्यादा डर जाता है और फिर इसीलिए कनक राजू अपने गुरु अघोरी से कहता है कि वो उसकी आत्मा को अपनी आत्मा के साथ जोड़ ले, जिसके बाद उन दोनों की आत्मा मिलकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी एंड फिर वो राजू को जरूर जान से मार देंगे। अब दोस्तों अघोरी बिल्कुल ऐसे करता है, वो अपनी आत्मा को कनक राजू की आत्मा के साथ कंबाइन कर लेता है, जिसके बाद ही वो दोनों एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसका साइज बहुत बड़ा होता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है एंड उसके कई सारे हाथ भी होते हैं और फिर उसके बाद ही वो राजू को अपने एक हाथ से पकड़ता है एंड उसकी सारी शक्तियों को अपने मुंह से खींचने लगता है, जिसके बाद धीरे धीरे करके राजू की मौत होने लगती है। लेकिन फिर अपने आखिरी समय में राजू अपनी दादी को याद करता है, जिसके बाद राजू के मन में उसकी दादी अपीयर होती है एंड वो राजू से कहती है कि राजू कोई आम आदमी नहीं है बल्कि वो माँ दुर्गा का अंश है, इसलिए उसके अंदर दैवीय शक्तियां हैं, बस जरूरत है तो राजू को अपनी शक्तियों को पहचानने की। अब अगले पल हम ये देखते हैं कि राजू अपनी शक्तियों को पहचानता है एंड वो एक ही बार में अपने 7 चक्रों की पावर्स एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद ही दोस्तों राजू बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है एंड फिर वो अपनी सारी पावर्स को अपने एक हाथ के अंदर इकट्ठा करके कनक राजू के ऊपर जोरदार पंच मारता है, जिस एक पंच से कनक राजू ढेर हो जाता है एंड वो खत्म हो जाता है और फिर इस तरीके से राजू कनक राजू को खत्म कर देता है और उससे अपनी दादी की जान बचा लेता है। इसके बाद ही दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा ये देखते हैं कि राजू अपने दादा यानी कि कनक राजू का पिंडदान करवा रहा होता है और वहाँ पर वो अपनी दादी को भी लेकर जाता है। लेकिन यहीं पर हमें इस बात का पता लगता है कि राजू के दादा यानी कि कनक राजू ने उसकी दादी को हमेशा से अपने वशीकरण के अंदर कैद कर रखा था और अब क्योंकि कनक राजू के मरने के साथ ही वशीकरण टूट चुका है, इसलिए अब राजू की दादी कनक राजू को पहचानती तक नहीं है, जो चीज देखकर पहले तो राजू को अजीब लगता है, लेकिन बाद में वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो समझ जाता है कि अब उसकी दादी बिल्कुल सही है एंड उनका दिमाग भी पूरी तरह से सही
हो चुका है और फिर इसीलिए उसके बाद सही वो अपनी दादी के साथ अपनी लाइफ को अच्छे से जीने लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस मूवी की एंडिंग आती है, जहाँ एंड वाले सीन के अंदर हम प्रभास को देखते हैं जो कि एक सुनसान सी जगह पर आ चुका होता है। लेकिन इस सुनसान सी जगह पर वो अपने सामने किसी आदमी को बैठा हुआ देखता है जिसके हाथ में एक हथौड़ा होता है। लेकिन फिर राजू जैसे ही इस इंसान की शक्ल देखता है वैसे वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और दोस्तों ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके सामने बैठा इंसान भी राजू ही होता है, यानी कि प्रभास ही होता है, जिसके चेहरे के ऊपर एक जोकर का मेकअप होता है। और फिर दोस्तों उसके ठीक बाद ही हमारे सामने एक बैनर आता है जिस पर लिखा होता है राजा साहब 2 सर्कस 1935, व्हिच मींस द राजा साहब मूवी का पार्ट 2 भी आएगा जिसका नाम होगा राजा साहब 2 सर्कस 1935। बाकी दोस्तों इस पूरी मूवी की स्टोरी यहीं पर एंड होती है। सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में राजा साहब या फिर गुड वेरी गुड जैसे वर्ड जरूर लिखना और वीडियो को शेयर करना हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। बाकी अगर आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।